चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक जिला परिचय के बारे में काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले के बारे में बात करने वाले हैं? तो जिला ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, जूम इन होके आया होगा ग्रीन कलर से। जिले का नाम है कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित यह जिला अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषताओं के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैकल पर्वत का विस्तार हो या बैगा संस्कृति की झलक हो या फिर बड़ी फड़ी नागवंशियों का प्रशासन, प्रत्येक दृष्टि से इसका महत्व अधिक है। कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास जी जो थे, उनके बेटी चूड़ामणि द्वारा छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में ही किया गया था, जिसके कारण आज इसका नाम क्या कर दिया गया है, कबीर धाम कर दिया गया है। तो यदि हम कबीरधाम जिला या कवर्धा जिले की बात करेंगे तो इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये महत्व रखता है क्यों? क्योंकि फड़ी नागवंशियों का शासन था। आप सामाजिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व है। आप यदि पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो आपको मैकाल रेंज इसके अंतर्गत दिखेगी। ओके, तो पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है 1998 में होता है। स्थापना कह सकते हो 1998। यदि आपको डेट चाहिए रहेगी तो 6 जुलाई 1998 इसमें बनता है ये कबीरधाम जिला। नामकरण जो है, पहले इसका नाम कवर्धा था, कवर्धा से कबीरधाम 10 मार्च 2003 को किया गया। तो दो तिथि आपको याद रखना है, 6 जुलाई 1998 और 10 मार्च 2003। मातृ जिला कौन से हैं? तो राजनांदगांव और बिलासपुर। तो आप देख सकते हैं इस मैप में, ये राजनांदगांव है और ये वाला जिला हमारा क्या था, पहले बिलासपुर था। ये वाला बिलासपुर से अभी वो जो है जीपीएम भी अलग हुआ है। तो बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को मिला के जो है कबीरधाम जिला को बनाया गया था। अभी वर्तमान में तहसील की बात करेंगे तो 5 तहसीलें रहेंगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले 4 थी, एक बढ़ी है। सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे तो 3 सीमावर्ती आपको जिले दिखेंगे। एक राजनांदगांव आपको दिखेगा, फिर दुर्ग के ऊपर वाला जिला आपको दिखेगा बेमेतरा और ऊपर से दिखेगा मुंगेली। साथ ही साथ एक सीमावर्ती राज्य रहेगा जिसका नाम क्या है हमारे पास, ये होता है मध्य प्रदेश। एक तरफ से मध्य प्रदेश इसकी सीमा लगाता है, तो ये चीज हमको ध्यान पे रखनी है। लिंगानुपात की बात करेंगे यहाँ पे तो लिंगानुपात 996 रहेगा। हम लोग कवर्धा जिले में जितनी भी चीजें हैं, आज सारी चीजों को कवर अप करेंगे। जितना कंटेंट हो सकता है हम लोग एक ही बार में यहाँ पे आज देने की कोशिश कर रहे हैं। लिंगानुपात याद रखिएगा 996 से, जो 2011 की जनगणना पे था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे तो कवर्धा जिले का एक मैप ले लेते हैं एनिमेशन पे। कुछ इस प्रकार से मैप दिखेगा। मध्य प्रदेश एक तरफ से सीमावर्ती राज्य है, दूसरा राजनांदगांव एक सीमावर्ती जिला है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा है, इसको बदल दीजिएगा, ये बेमेतरा होगा, इसको ले लीजिएगा बेमेतरा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये आ गया बेमेतरा, हमारा बेमेतरा जिला और मुंगेली। तो ये मुंगेली, तो इस तरीके से आपको 3 जिले दिखेंगे, मुंगेली, बेमेतरा और राजनांदगांव, और पीछे से रहेगा मध्य प्रदेश। यदि दिशाओं की बात करेंगे तो कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला के पश्चिम में आएगा आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद यदि आप बात करेंगे दक्षिण पश्चिम में आएगा राजनांदगांव, या दक्षिण में बोल सकते हो राजनांदगांव, पूर्व में बेमेतरा और उत्तर पूर्व में मुंगेली। तो इस तरीके से ये जो जिला है हमारा घिरा हुआ है। टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी भूगार्भिक संरचना की बात करते हैं। किस प्रकार के सैल पाए जाते हैं हमारे कबीरधाम जिले के अंतर्गत? तो कबीरधाम जिला जो है, जनरली यहाँ पे 2 प्रकार और 3 प्रकार की भूगार्भिक संरचनाएं होती हैं। मैक्सिमम एरिया जो है इसका कडप्पा सेल से घिरा रहता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, कडप्पा सेलों से घिरा हुआ एरिया। उसके बाद कुछ भाग में यहाँ पे दक्कन ट्रैप पाया जाता है, और साथ ही साथ बाकी जो बचा हुआ एरिया है ये आर्कियन सेल या अवर्गीकृत सेल का है। यहाँ पे कुछ मात्रा में धारवाड़ की भी उपस्थिति पाई जाती है, धारवाड़ चट्टानों की, बट अभी वो ऑफिशियल नहीं हुआ है इसलिए उसको नहीं डाल रहे हैं। आपको ज्यादा पूछेगा तो याद रखिएगा, कडप्पा, आर्कियन और दक्कन ट्रैप, ये 3 जो है कबीरधाम जिले के लिए प्रमुख है। तो ये हो गई हमारी शैलों के बाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, शैलों को हटाते हैं और बात करते हैं यहाँ की मिट्टियों की। तो मिट्टियों का यदि विस्तार देखेंगे तो मिट्टियां यहाँ पे 2 प्रकार की पाई जाएंगी, एक काली मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे और एक लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। तो काली मिट्टी की किस कारण से पाई जाती है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे कम वर्षा होती है, साथ ही साथ चट्टानों का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो दक्कन ट्रैप जो रहती है, दक्कन ट्रैप की जो चट्टान रहती है वो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। इसको चीज ध्यान रखिएगा। अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ये काली मिट्टी। चूंकि कबीरधाम जिला अभी जब हम देखेंगे आगे मैकल श्रेणी से घिरा हुआ है, तो मैकल श्रेणी एक तरफ होने के कारण इस तरफ इसकी मैकल श्रेणी आएगी पश्चिम भाग में। तो इसके कारण क्या है, ये वाला एरिया वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो काली मिट्टी का जो है होता है। साथ ही साथ दक्कन ट्रैप का भी रहेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं, वो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
काली मिट्टी के अंतर्गत जो मुख्य फसल पाई जाती है आपकी गन्ना, कपास और सोयाबीन। गन्ना, कपास और सोयाबीन के लिए ये क्षेत्र जो है अच्छी उपजाऊ रहता है और मिट्टियां जो उपजाऊ रहती है, इसलिए आपको जब इधर फसल भी आप देखोगे तो गन्ना वगैरह की फसल जो है आपको दिखेगी। इसका रंग जो है काला रंग, वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। जल धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है, और जब इस पे धूप अत्यधिक पड़ती है तो जो इसका जल वाष्प बन के निकल जाता है तो मिट्टियों पे दरारें आ जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो नॉर्मल लैंग्वेज में नाम है या लोकल लैंग्वेज में नाम है, इसको कन्हार और भर्री भी कहते हैं। ऐसे ही बात करेंगे जो बाकी क्षेत्रों पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, तो इस पे जो लाल रंग है वो फेरस ऑक्साइड के कारण आता है, और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। लाल पीली मिट्टी जो है धान की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ पाई मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम क्षेत्रों पे विस्तार जो है लाल पीली मिट्टियों का पाया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यदि कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला में बोलेगा तो आपको ये चीजें आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिट्टियों के विस्तार को हटाते हैं। अब आते हैं पूरे कंप्लीट जिला का अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तहसीलों के लिए। तो सबसे पहली तहसील आएगी हमारी एक कवर्धा। कवर्धा को पकड़ते हैं कबीरधाम जिले के अंतर्गत। और सड़क मार्ग की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से शुरू होता है और इधर चिल्फी घाटी से होते हुए कवर्धा होते हुए जो नेशनल हाईवे 30 है हमारा, सिमगा, सिमगा के बाद रायपुर, रायपुर के बाद धमतरी, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर से कोंटा होते हुए बाहर निकल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा हाईवे है ये। साथ ही साथ इसकी लंबाई की यदि बात करेंगे तो 636 किलोमीटर इसके हाईवे की लंबाई है। 636 किलोमीटर 9 जिलों से होकर जाता है। यदि आप बोलेंगे एंट्री, तो एंट्री करने पे छत्तीसगढ़ का पहला जिला कवर्धा है जहां से ये हाईवे जो है एंट्री करता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक और हम लोग पकड़ते हैं हाईवे, ये स्टेट हाईवे होगा हमारा 5। स्टेट हाईवे 5 की बात करेंगे तो ये मुंगेली से जाता है, पंडरिया होते हुए राजनांदगांव की ओर जाता है। याद रखेंगे मुंगेली से आ रहा है, देखिए मुंगेली से आता है और इस प्रकार से जाते हुए ये किस तरफ जाता है आपका राजनांदगांव की ओर चले जाता है। इस पे हम लोग और देखते हैं क्या है, तो एक रेल मार्ग है, ये प्रस्तावित है। ये रेल मार्ग कौन सा है, तो राजनांदगांव जिला में जो डोंगरगढ़ पड़ता है, डोंगरगढ़ से लेते हुए कटघोरा के लिए जो एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है, अभी ये बनी नहीं है, इस पे काम चल रहा है। तो ये जो कटघोरा होते हुए जो लाइन जाएगी डोंगरगढ़ कटघोरा को जोड़ेगा कॉरिडोर, ये कवर्धा होते हुए जाने वाला है। वर्तमान में यदि आप पूछे कि कवर्धा तक पहुंचने के लिए आप किन किन मार्गों से जा सकते हो, तो वर्तमान में सिर्फ सड़क मार्ग है जिससे आप जा सकते हो। रेल मार्ग प्रस्तावित है, वायु मार्ग यहाँ पे नहीं है, और जल मार्ग भी इतना आपके पास नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा अच्छे से इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तहसीलों के बारे में बात करेंगे। तो एक तहसील मिलेगी बोड़ला, एक मिलेगी पंडरिया। पंडरिया के बाद आगे यदि हम लोग जाएंगे तो सहसपुर लोहारा मिलेगी, और सहसपुर लोहारा के बाद मिलेगी रेखाखार खला। तो रेखाखार खला का एक बार लोकेशन आप चेक कर लीजिएगा, ये नवीनतम तहसील है जो कि कवर्धा जिले में बनाई गई है। अब बात करते हैं हम लोग कवर्धा जिले में प्राकृतिक विभाजन की। तो ऐसे एक मैकल रेंज आपको दिखेगी कवर्धा जिले के पश्चिम में, जो कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यदि बात करेंगे तो बदरगढ़ की चोटी आएगी, जो कवर्धा के अंतर्गत ही आएगी, कबीरधाम जिला के अंतर्गत ही आएगी, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। तो ये याद रखिएगा, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ कहाँ पे मिलेगी आपको, कवर्धा जिले में मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1176 मीटर की ऊंचाई के साथ। साथ ही साथ NH30, जब हम लोग जबलपुर से आ रहे हैं तो NH30 जब कवर्धा में इंटर करेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा चिल्फी घाटी। तो चिल्फी घाटी की फोटो हम लोग दिखा देंगे। तो ये चिल्फी घाटी सबसे ज्यादा एंट्री पॉइंट है, फेमस है, प्रसिद्ध है। क्यों, तो लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा स्थल यदि आप बोलोगे तो ठंडे स्थलों में शामिल है। ठंड के दिनों पे यहाँ पे चिल्फी घाटी पे जो जंगल है उसके ऊपर बर्फ की पतली पतली परतें जो है चढ़ जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इतना सुंदर है कि इसको मैकाल की रानी की संज्ञा दी जाती है। किसकी, मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत की रानी की संज्ञा किसको दी जाती है, तो चिल्फी घाटी को दी जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये जो है सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते चिल्फी घाटी से लेते हुए।
तो मैकाल रेंज पे ही आपको मिलेगा बंजारी माता का मंदिर। ये जो मंदिर है बंजारी माता का मंदिर आपको दिखेगा, साथ ही साथ जनजातियों की फोटो लगी है। तो मैकल रेंज जो भी आएगा, मैकल रेंज में आपको बैगा और अगरिया ये दो जनजाति दिखेगी। तो बैगा के बारे में यदि बोलेंगे तो क्या कहा जाता है, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड्स कहा जाता है। तो मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। तो बैगा लोग क्या करते हैं, दवाई वगैरह का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, रोगों का इलाज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेडिसिन मैन कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नदियों के बारे में। तो नदियां शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैकल रेंज से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सकरी। सकरी के साथ साथ जो है ये सकरी नदी जो है हमारी शिवनाथ की सहायक रहेगी, जो आगे कवर्धा से होते हुए जब बेमेतरा जाएगी तो आगे में वो शिवनाथ से मिल जाएगी, जो हम लोग ड्रेनेज के अंतर्गत आपको देखेंगे। फिर एक और नदी हमारी निकलेगी। तो इस दूसरी नदी का नाम हमारे पास क्या आएगा, हाफ। ये हाफ नदी 44 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम भी मैकल रेंज से ही होता है, जो कवर्धा से प्रवाहित होते हुए बेमेतरा और बेमेतरा से अंत में जाके शिवनाथ में मिल जाएगी। एक और नदी आएगी जो ऊपर की तरफ बहेगी, आपकी कवर्धा जिले से ही निकलती है और इस तरीके से जाती हुई ये नदी नर्मदा नदी में मिलती है। नाम क्या आएगा, बंजर। तो यदि आप देखेंगे तो ये बंजर नदी जाके नर्मदा नदी में मिलती है, तो नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा होती है। बाकी ये दोनों नदियां जो है शिवनाथ में जाके मिलती हैं और शिवनाथ अंत में जाके महानदी पे मिलती है, तो वो महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इन दोनों अपवाह तंत्र को बांटने के लिए हमारे पास एक रेंज आती है। कौन सी रेंज है ये, मैकल रेंज। तो मैकल पर्वत को नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक रेखा कहा जा सकता है, जल विभाजक क्षेत्र कहा जा सकता है, तो हम इसको बोल सकते हैं। तो मैकल पर्वत है, उसी की बनावट के कारण बंजर नदी जो उस तरफ बह जाती है और हमारी सकरी और हाप इस तरफ आ जाती है। तो महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र को बांटने वाला रेंज कौन सा है, मैकल रेंज है। तो इस चीज को आप ध्यान पे रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सकरी नदी पे ही आपको एक सरोदा बांध मिलेगा, जो कि आजकल सनराइज पॉइंट के लिए भी फेमस हो गया है। एक तरीके से सरोदा डैम बनाया गया है जल के लिए, और साथ ही आजकल की डेट पे क्या टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोड़ला तहसील पे ही आपको एक और चीज मिलेगा, क्षीर पानी जलाशय, जो सकरी की सहायक नदी पर है। सकरी की एक सहायक नदी रहेगी फोक नाला, उस पर जो है ये चीज जो है आता है। ओके, बढ़िएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक रानी दहरा जलप्रपात मिलेगा कवर्धा के अंतर्गत। तो रानी दहरा जलप्रपात मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, एथनिक रिसोर्ट मिलेगा, सरोदा दादर एथनिक रिसोर्ट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सरोदा दादर एथनिक रिसोर्ट को विश्व का बिंदु भी माना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि ये विश्व का बिंदु ऐसे माना जाता है। जो जलप्रपात में कंफ्यूजन होती है वो ध्यान रखिएगा। रानी दहरा, तीन नाम आपको मिलेगा, रानी दाह जो मिलेगा आपको जशपुर जिला में, रानी दहरा यहाँ पे, और एक रानी दरहा है जो नीचे तरफ जिलों पे मिलेगा। तो ये तीन चीज है, रानी है, तीन रानी, एक को जसपुर में डालना है, एक को कवर्धा में, एक को नीचे तरफ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कवर्धा में और हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने मिलने वाली है। तो रामचुआ एक केंद्र मिलेगा, जो सांस्कृतिक केंद्र है, धार्मिक स्थान है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक पोड़ा घाट स्थित है। पोड़ा घाट क्यों फेमस है, तो यहाँ पर कांच का टावर बना हुआ है। ये फोटो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कांच का टावर बना हुआ है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। घोड़ाघाट के बाद बात करेंगे तो बकेला की बात करेंगे। तो बकेला में क्या मिला है, पार्श्वनाथ तीर्थ, पार्श्वनाथ की प्रतिमा मिली हुई है। तो इसको भी जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ कौन है, तो जैनियों में, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर थे। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा क्यों कही जा रही है, उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ बात करते हैं कवर्धा जिले के अंतर्गत। तो पंडरिया के अंतर्गत सरदार पटेल शक्कर कारखाना जो है स्थापित किया गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कब से स्थापित हुआ है ये। तो ये स्थापना होता है 2016 से। इसके साथ साथ यहाँ पे सह उत्पाद के लिए जो है, जो आपका शक्कर बनेगी, शक्कर किससे बनेगी, शक्कर को दिखा देते हैं। शक्कर बनती हमारी गन्ने से। तो जो गन्ने की भूसी बचती है, तो उसका क्या करें, तो उससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए विशेषरा में 14 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र की भी स्थापना जो है की जा रही है। तो जो गन्ने का भूसी बोल लो या गन्ने का लुगदी है, जो बचा हुआ बाई प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो है विद्युत उत्पादन के भी सोचा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, तो पांडा तराई में एक इंडस्ट्रियल एरिया आपको दिखेगा। पांडा तराई के अलावा आप नाम बस याद रखिएगा, हरिल छपरा या हरिल छपरा में भी आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा। साथ ही साथ रणजीतपुर में इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा। रामहेपुर में भी दिखेगा आपको। रामहेपुर में तो शक्कर कारखाना भी है, आप देख सकते हैं वहां पे भी। दराई पे भी आपको जो है इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगा। तो ये पूरा क्लॉकवाइज है, पांडा तराई, हरिल छपरा,
रणजीतपुर, रामेपुर और दरई। इसके साथ साथ एक और मिलेगा सिघारी, तो सिघारी पे भी जो है आपको मिलेगा। रामेपुर की बात करेंगे तो रामेपुर में क्या है, भोरमदेव शक्कर कारखाना है, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम आयरन एस की बात करें, यहाँ पे खनिजों की बात करें, तो सबसे पहले आयरन एस का आपको याद रखना है। आयरन एस कहाँ कहाँ मिलेगा, तिघारी में मिलेगा, एकलामा में और चेलिकलामा में। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, एकलामा, चेलिकलामा और सिघारी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आयरन या लोह एस। इसके साथ साथ बॉक्साइट की बात करेंगे तो दरई में मिलेगा बॉक्साइट। दरई के अलावा बोदई और दलदली में भी आपको बॉक्साइट मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा केस मारदा, मुंडा दादर और समसेटा। इन इन जगहों पे आपको जो है बॉक्साइट मिलने वाला है। तो दरई, बोरई, दलदली, केस मारदा, मुंडा दादर और समसेटा, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको क्या मिलेगा, तो रणजीतपुर में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर मिलेगा आपको। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो थोड़े अलग अलग शहर है उनके बारे में। तो पचराही, पचराही कवर्धा के अंतर्गत सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पचराही शाब्दिक अर्थ है पांच रास्तों का समूह। ये इसको बोला जाता है पांच रास्तों का केंद्रीय बिंदु है। जब यहाँ पे फड़िंग वंशियों का शासन था, तब यहाँ पे जो है ये चीज बहुत ज्यादा फेमस थी। जो भी बाहर से आ रहे हैं, आप देखिएगा मध्य प्रदेश से आने वाले, मुंगेली से आने वाले, आपका इधर बेमेतरा से आने वाले, सब यहीं पे आके मिलते थे। इसलिए इस एरिया को क्या कहा गया, प्राय पचराही कहा गया है। यहाँ पे कुछ जीवाश्म भी मिले हुए हैं, बट जो इतिहासकार हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि ऐसे जीवाश्म इधर नहीं आ सकते, वो गलती से बह के आ गए हैं, छत्तीसगढ़ में से नहीं पाए जाते, तो उसको थोड़ा सा नकार दिया जाता है, बट मिले हुए हैं। उसको आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा। पचराही के बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है। तो पुरातात्विक और धार्मिक महत्व का स्थान रखता है ये। किस किस कारण से, तो इसकी खोज जो है पहले किसने की थी, सोबरन यादव और भारती द्वारा। ओके, कब की गई है, तो 2008 और 9 के बीच में की गई है। क्या क्या मिला है, तो प्रतापमल शासक अलाउद्दीन खिलजी कन्हर देव के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ करोड़ों वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। बट ये जीवाश्म को लेके आर्कियोलॉजिस्ट जो है श्योर नहीं है। वो कहते हैं कि ये बह कर जो है आ गया है इधर, ऐसे जीवाश्म यहाँ पे नहीं मिलते। साथ ही साथ क्या मिला हुआ है, गुप्तकालीन और फड़ी नागवंशीय शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पचराही को रखते हैं साइड में, नीचे से पकड़ते हैं भोरमदेव। तो भोरमदेव के बारे में क्या क्या चीजें जानना है, तो भोरमदेव में आपको दो तीन चीजें मिलेंगी जो फेमस होगा। तो सबसे पहले भोरमदेव की बात करेंगे आप, तो भोरमदेव पे क्या है, नवीनतम अभ्यारण्य बना हुआ है भोरमदेव। 2001 में स्थापित किया गया है इसे, भोरमदेव अभ्यारण्य को। और इसका जो एरिया है कितना फैला हुआ है, 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ पे बाघों की प्रधानता है। आप मध्य प्रदेश में जाओगे, इधर आपको क्या दिखेगा, कान्हा किसली अभ्यारण्य दिखेगा। तो कान्हा किसली के कारण क्या है, यहाँ पे बाघों की प्रधानता हो गई है। और इसी के कारण जो है इसको भोरमदेव नाम दिया गया है, क्यों, भोरमदेव नगरी के कारण। और साथ ही साथ यहाँ पे बाघ मिल रहे हैं, इसके लिए इसको टाइगर रिजर्व बनाने की भी घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं भोरमदेव के अंतर्गत और क्या दिखेगा। तो भोरमदेव के अंतर्गत आपको कुछ मंदिर मिलेंगे, तो उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इसके बारे में यदि हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले चौराग्राम याद रखना है भोरमदेव में। तो चौराग्राम के अंतर्गत क्या आपको मिलेगा, मड़वा महल। तो मड़वा महल कौन बनाया है, तो 1349 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव, और जो उनकी शादी होती है, नाम रहता है कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी, इन दोनों का विवाह होता है। तो रामचंद्र देव उस विवाह के उपलक्ष्य में मड़वा महल का निर्माण करते हैं। एक मंदिर है जिसके गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित शिव जी की प्रतिमा है, जिसको दूल्हा देव भी बोलते हैं, और इस मंदिर का नाम क्या है, दूल्हा देव मंदिर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किए हैं, आपको कैसे पता चलेगा, तो मड़वा महल आप याद रखिएगा, शादी के उपलक्ष्य में बना है, तो शिव पार्वती की जोड़ी, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो कौन रहेगा, शिव जी की रहेगी प्रतिमा। मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, लाल पत्थरों द्वारा निर्मित है और दीवारों पर मैथुन की मूर्तियां उत्कीर्ण है। विवाह के उस पे बनाया गया था उपलक्ष्य में, इसी के कारण जो आप बोल सकते हो मंदिर पे कैसी मूर्तियां दिखेंगी, आपको मैथुन वाली मूर्तियां जो है दिखेंगी। ओके, आगे बढ़ेंगे, चौराग्राम से आगे बढ़ते हैं। इसी के पास जो है छेरकी महल भी है। छेरकी या छेरी, छेरिया कहते हैं किसको, बकरी, तो उसी से पड़ा है। इसका नाम छेरकी महल क्यों, क्योंकि इसके गर्भगृह से बकरी की गंध आती है, इसके कारण इसका नाम दिया गया है। बकरी की गंध क्यों आती है, कैसे आती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो है आश्चर्य का विषय है, बस गंध आती है और नाम दे दिया गया है क्या, छेरकी महल। ये भी एक प्रकार का मंदिर है।
आगे बढ़ेंगे तो ग्राम खपरी आएगा। ग्राम खपरी पे हमारा भोरमदेव मंदिर है। 1089 ईस्वी में नागवंशी शासक गोपाल देव ने निर्माण करवाया था। चंदेल शैली में निर्मित था ये। लाल बलुआ पत्थर से बना है और गर्भगृह में क्या है, शिव की मूर्ति रखी है। कहा जाता है शिव की मूर्ति है, आदिवासी देवता भोरम देव की मूर्ति ही कही जाती है। और ये जो है ये मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है। इसके कारण जो है इसकी तुलना छत्तीसगढ़ को मतलब इसकी तुलना खजुराहो के मंदिरों से की जाती है और इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या चीजें याद रखने वाली है। 1089 ईस्वी में बना है, गोपाल देव ने बनवाया है, फड़ी नागवंशी शासक थे, चंदेल शैली में निर्मित है, खजुराहो के मंदिर से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो इनकी खोज, इन सभी की खोज कौन किया था, तो भारत के पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको कुछ नाम याद नहीं आता, अलेक्जेंडर कनिंघम का आप नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनकी खोज की थी। ओके। और अगर बात करेंगे और क्या है यहाँ पे, तो सतखंडो महल है या हरमो महल कहलाते हैं। 7 खंडों में विभाजित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सतखंडो महल कहा जाता है। तो ये हो गई भोरमदेव की बात, तो भोरमदेव को भी हम लोग साइड में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कवर्धा सिटी। कवर्धा पर्टिकुलर शहर के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलेगी उसको देखेंगे। तो कवर्धा के अंतर्गत आपको मिलेगा कवर्धा पैलेस और एक हाथी दरवाजा जो 1936 में निर्माण करवाया गया है। इसके साथ साथ किसने करवाया था, तो देसी रियासत थी ये, ठाकुर धर्म सिंह। धर्म सिंह इसके शासक थे कवर्धा के, ये याद रखिएगा। संगमरमर से निर्मित राधा कृष्ण मंदिर है जो लगभग 180 साल पुराना है। ओके, ये कवर्धा शहर के अंतर्गत आपको मिलेगा संगमरमर निर्मित मंदिर जो 180 साल पुराना मिलेगा। इसके अलावा मदन मंजरी महल मिलेगा आपको कवर्धा सिटी के अंतर्गत। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। धूमाराव माड़वा महल मिलेगा और एक आखिरी चीज मिलेगा हिंगलाज मंदिर और एथेनॉल सेंटर। तो इतनी सारी चीजें हैं कवर्धा जिले के अंतर्गत जो हमको याद होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों की फोटो देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य पहले जो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो बैगांव की भूमि है कवर्धा, फड़ी नागवंशियों की राजधानी है। बाद में पांडु वंश और कलचुरी का प्रशासन हो गया था। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे ऊंची चोटी मिलेगी बदरगढ़, मैकल रेंज में 1176 मीटर। मैगल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सागौन वनों की जो है अधिकता के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। चिल्फी घाटी जो थी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहेंगे। और इसके अलावा कवर्धा में मत्स्यिकी महाविद्यालय भी स्थित है। ये चीज जो है पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके। परियोजनाएं क्या क्या चल रही है कवर्धा के अंतर्गत, तो ये परियोजना, नदी परियोजना आपको याद रखना है। क्षीरपानी, सुतिया पाट, बहरा खाट, कर्रा नाला और सरोदा, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं इस पे। आगे आते हैं फोटो के बारे में। तो फोरमदेव मंदिर कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये भोरमदेव मंदिर है हमारा कवर्धा जिले के अंतर्गत। मड़वा महल, मड़वा महल में 16 खंभों का महल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलम दिखेगा, 1 2 3 4 जो मार्कर जा रहा है, ऐसे 4 बाई 4 करके 16 कॉलम का जो है इसका मंडप बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं मड़वा महल पे। इसके अलावा शक्कर कारखाना रामहेपुर में जो है उसकी तस्वीर है ये। इसके अलावा भोरमदेव अभ्यारण्य है, भोरमदेव अभ्यारण्य की जो तस्वीर है एंट्री गेट की वो लगाई हुई है यहाँ पे। छेरकी महल है, ये महल वही है जिससे बकरी की गंध आती है, जिसके गर्भगृह से छेरकी महल की तस्वीर। सरोदा एथनिक रिसोर्ट है जिसको विश्व का बिंदु माना जा रहा है, ये भी चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सतखंडा हलमो महल जो है हरमो, इसकी तस्वीर है। इसके साथ साथ बकेला, बकेला में जो है पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। अब पार्श्वनाथ कैसे पहचानी जाती है, तो जो भी जैन तीर्थंकर होते हैं, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो सबके साथ किसी ना किसी जीव को रखा जाता है। जैसे महावीर जैन के साथ हमारे सिंह रहेंगे, ऐसी पार्श्वनाथ के साथ क्या रहते हैं, सर्प रहते हैं। तो ये सर्प आप देख सकते हैं पीछे। तो इनके कारण जब ये प्रतिमा मिलती है और जैन मुद्रा जो है एकदम जैन मुनि जिस मुद्रा में बैठते हैं उसमें बैठा गया, पीछे सर्प है, तो हम लोग क्या बोले हैं कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा पाई गई है, ऐसा हम नहीं इतिहासकार मानते हैं। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राधा कृष्ण मंदिर कवर्धा का इस प्रकार की तस्वीर रहेगी। पोड़ा घाट, आप पोड़ा घाट को देख सकते हैं, ये तस्वीर है। सुतिया पाट, सुतिया पाट की तस्वीर है। और इसके बाद मैकल रेंज। तो जो चिल्फी घाटी है, चिल्फी घाटी की जो रोड है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी, जो हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से ही निकला हुआ है। इसके बाद बढ़ेंगे कवर्धा पैलेस, जो कवर्धा पैलेस से कुछ इस प्रकार से रहेगा। रामछुआ जो धार्मिक केंद्र था उसकी तस्वीर है ये। इसके अलावा रानी देहरा जलप्रपात, ये देख सकते हैं आप, अगली बार कोशिश करेंगे इसका वीडियो भी हम ले आए। और ये बंजारी माता मंदिर।
तो कुछ इतनी चीजें हैं जो कवर्धा जिले के अंतर्गत याद करना है। वीडियो का लेंथ कम करने के लिए मैंने थोड़ा तेज तेज बोला है, अदरवाइज ये 1 घंटा 2 घंटे में भी कवर अप होगा। तो कवर्धा जिले को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। धन्यवाद। अभी इसको हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।